हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज का है पर मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि आप सभी बच्चों को मिल रही है लाइव, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं यूपीएससी पीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट एंड कोर्सेज। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, यूपीएससी पीएफओ का एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। तो अब हम रिवीजन क्लासेस भी जो है शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने यूपीएससी पीएफओ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आज से हमारी रिवीजन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। जिसमें हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो आज से इंग्लिश से करने वाले हैं स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, किससे स्टार्ट करने वाले हैं? इंग्लिश से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस को, ठीक है। तो आज हमारी क्लास किस चीज़ की क्लास है भाई? रिवीजन की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम आपको इंग्लिश प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम और फ्रेजेस के साथ हम शुभारंभ करेंगे रिवीजन क्लासेस का हमारी। तो ऑलरेडी हम बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए आज स्टार्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज एक स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर एक ईडियम दिया रहेगा और उस ईडियम का मीनिंग आपको बताना है दिए हुए 5 ऑप्शंस में से। तो लूज हेड का क्या मतलब होगा? यहाँ पर पहला जो ईडियम है आपका ये है लूज हेड। अब ऑप्शन है आपके पास बिहेव रेशनली, केयरिंग समवन, गेटिंग इल, सॉल्विंग द प्रॉब्लम या फिर गेटिंग इंटेंगल्ड। तो क्या सही मीनिंग होगा आपके पहले फ्रेज लूज हेड के लिए यदि हम बात करें तो? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए इट इज़ मस्ट कि आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आपके 100% सिक्योर्ड मार्क्स होने चाहिए। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज बिहेव रेशनली। बिहेव रेशनली जो होगा वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो लूज हेड का मतलब क्या होता है? बिहेव रेशनली, ठीक है। मतलब अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ फनी तरीके से याद रखिए, कोई भी है ना टिपिकल सी डिफिकल्ट ट्रिक से याद नहीं रखना, बहुत फनी तरीके से याद रखना है। लूज हेड, यदि आप अपने सर को बिल्कुल लूज कर रहे हैं, हेड को लूज कर रहे हैं, तो मतलब आप रेशनली बिहेव कर रहे हैं ना। मतलब ये इमेजिन कीजिए कि भाई हम बात करें वो माय नेम इज़ खान के सलमान खान शाहरुख खान को आप लोग याद रख लीजिए, है ना। तो भाई वो अपने हेड को डाउन करता रहता है, इरेशनल बिहेव करता रहता है, तो आप उससे याद रखेंगे कि लूज हेड का मतलब होता है इरेशनली बिहेव करना। अगले तरफ हम चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है गट फीलिंग। गट फीलिंग वर्ड हम सभी ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड के गट फीलिंग से। मेरी गट फीलिंग ऐसा कर रही है, ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा सब कुछ सभी बच्चों ने सुन के रखा होगा। सो ऑन दैट बेसिस हम ये एक ईडियम लेकर आए हैं। सो गट फीलिंग का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए, एन इंस्टिंक्टिव फीलिंग विदाउट एनी लॉजिकल रैशनल। ऑप्शन बी, feared of something. ऑप्शन सी, अवॉइडिंग समवन। ऑप्शन नंबर डी, फीलिंग नर्वस। या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों का, आई नो दैट। तो इसीलिए हम सीधे टू द पॉइंट रहेंगे, ज़्यादा टाइम हम किसी भी क्वेश्चन पर वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए काफ़ी सारे बच्चे आंसर देने लगेंगे, तो इस टाइम के हम सही आंसर देखें। तो आपकी स्क्रीन पर सही आंसर ये रहा, जब तक आंसर टपक रहा है हम एक बार और ऑप्शन देख लीजिए सभी लोग। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अगेन। मतलब गट फीलिंग का मतलब होता है ना, इंस्टिक्टिव फीलिंग होनी। मतलब आपको लगता है कि जैसे यार मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो होने वाले हैं वो नॉलेज स्काई के बच्चों, जो नॉलेज स्काई पर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साल भर से कुछ बच्चों के तो नाम मुझे रट गए हैं, वो इस तरह से कंटिन्यू क्लास में बने हुए हैं। तो मतलब मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि भाई इनका सिलेक्शन तो 101% पक्का ही पक्का है। तो गट फीलिंग मतलब आपकी इंस्टिंक्ट कुछ बोले, अंदर से बोलते हैं ना, छठी इंद्री जो होता है, सिक्स्थ सेंस जिसे हम बोलते हैं, वो उस तरह की फीलिंग आना गट फीलिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा कि गो आउट ऑन अ लिम्ब। गो आउट ऑन अ लिम्ब, ठीक है। गो आउट ऑन अ लिम्ब की यदि हम बात करें तो क्या होगा इसका मीनिंग? ऑप्शन ए, गेटिंग इनटू अ प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, स्टैंडिंग अलोन। ऑप्शन नंबर सी, फीलिंग स्ट्रेस्ड। या फिर ऑप्शन नंबर डी, गेटिंग इनटू अ पोजीशन वेयर यू आर नॉट सपोर्टेड बाय अदर। या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। सभी बच्चे क्लास पूरी देखें, क्योंकि इनिशियली हम देखेंगे 10 ईडियम एंड फ्रेजेस, उसके बाद हम देखेंगे 10 वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन। तो दो चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की क्लास में, इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो याद रखेंगे। सो गो आउट ऑन अ लिम का मतलब क्या होगा, चलिए ये देख लेते हैं जब तक आप सभी के पास टाइम है, जल्दी से चेक कीजिए जब तक आंसर आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। गो आउट ऑन अ लिम का मतलब होगा भाई गेट इनटू अ पोजीशन वेयर यू आर नॉट सपोर्टेड बाय अदर, मतलब एक लिम में फंस गए आप जहां पर आपको किसी भी तरह की किसी भी पर्सन से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। तो क्या बोलेंगे, गेट्स इनटू अ पोजीशन वेयर यू आर नॉट सपोर्टेड बाय अदर्स। अगले क्वेश्चन तब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, गेट ओवर इट। बहुत आसान सा ये फ्रेज है, इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे। मूव ऑन होगा, टू फाइट विद होगा, इंटेंगल्ड इन एन आर्ग्यूमेंट होगा, ओवरहॉलिंग समथिंग होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। गेट ओवर इट का मतलब हम सभी को बताया भाई कि जिस भी सिचुएशन में आप है उससे बाहर निकल जाना, ठीक है। तो मूव ऑन कर जाना है ना, जैसे कि अभी आप लोग मान लीजिए कोरोना पैंडेमिक में थे, तो भाई अब हमें मूव ऑन करना होगा, वी नीड टू गेट ओवर इट, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपको मन, आपने कोई पेपर दिया, अच्छा नहीं गया, अब आप डिप्रेस्ड हैं, तो भाई यू शुड गेट ओवर इट, है ना। आपको उससे बाहर निकलना होगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सो गेट ओवर इट मतलब उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन ये रहा, गेट डाउन टू ब्रेस्ट टैक। गेट डाउन टू ब्रेस्ट टैक्स, कौन सा सही ऑप्शन होगा इस ईडियम के लिए? ऑप्शन वन, टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस। ऑप्शन बी, गेटिंग रिडल, गेटिंग रिडल्ड। ऑप्शन नंबर सी, मोरली लो, है ना, जिसका मोराल लो हो, है ना, जो मोरालिटी नाम की चीज़ ना हो जिसमें। ऑप्शन नंबर डी, आर्ग्यूमेंटिव, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप सही से प्रॉमिस किया है कि हम ज़्यादा टाइम किसी भी इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप सभी को आंसर देना है, एंड देन right after that I will be showing you the correct answer. So correct answer is none other than option number A, get down to brass track का मतलब होता है talking about important, मतलब जब आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो get down to brass track, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले ईडियम की तरफ। अगला ईडियम हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सो हेयर वी आर विद द अनदर ईडियम दैट इज रैग्स टू रिचीज, रैग्स टू रिचीज। अब इसका ईडियम का मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए, गोज फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ। ऑप्शन बी, गेटिंग ओवर ऑडनेस। ऑप्शन नंबर सी, क्वारलिंग। ऑप्शन नंबर डी, डाउटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दी अबव। तो आपका जो फ्रेज है आज का वो क्या है? रैग्स टू रिचेस। और इसका सही मतलब क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो आप सही की स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, गोज फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ। मतलब जब कोई व्यक्ति गरीबी से उठकर अमीरी पर पहुंचता है तो उसे हम बोलेंगे गोज फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ, गोज फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ, रैग्स टू रिची, है ना। आप ऐसे याद रखिए कि रैग्स टू रिची मतलब आप ये समझ लीजिए फर्श से अर्श पर की जो कहानी होती है, हम बोलते हैं ना फर्श से अर्श पर पहुंचा है वो व्यक्ति, जीरो से हीरो बना है वो व्यक्ति, तो उस तरह की हिंदी मीनिंग में इंग्लिश कंटेंट है, ये इंग्लिश कन्वर्जन है उसका, रैग्स टू रिचीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब हम चलते हैं। अगला ईडियम जो आप सही की स्क्रीन पर ये रहा, टॉस अप। टॉस अप का मीनिंग क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। टॉस अप का मीनिंग क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है मुझे। ऑप्शन है एन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन। ऑप्शन बी है अ प्रेसिडेंटेड स्टेप। ऑप्शन नंबर सी है अ पॉसिबल आउटकम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल इंटेंगलमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज, ठीक है, हाइपोथेटिकल एंटेंगलमेंट, ठीक है। तो अब सही क्वेश्चन का सही आंसर हम देख लेते हैं, टॉस अप का मतलब क्या होता है। तो टॉस अप का जो सही आंसर है वो अगेन हमारे सामने ये रहा, और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन। मतलब टॉस अप, देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब टॉस करते हैं आप, टॉस अप करते हैं, जब आप टॉस करते हैं तो क्या आपको पता होता है भाई कि हेड आएगा टेल आएगा? नहीं पता होता है ना, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना भाई कि हेड आएगा या टेल आएगा। यदि हम बोलते हैं ना यार मैं तो बोलता हूँ कि हेड आएगा टेल आएगा, तो भाई वो आप एक रैंडम शॉट मार रहे हैं, धुएं में लट्ठ मार रहे हैं जैसे हम बोलते हैं, है ना, भाषा अपने कॉमन लैंग्वेज में। तो भाई टॉस अप का मतलब क्या होता है? टॉस करना मतलब भाई आप गैस नहीं कर सकते व्हाट गोना कम, व्हाट गोना हैपन, अनप्रिडिक्टेबल है भाई वो। तो सेम इससे आप याद रखेंगे एन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, ठीक है। देखिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ दिस दे आर सीमिंग टू बी फनी, बिल्कुल आपको मजाक क्या लग रही होंगी, फनी लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब आप ये फनी चीज़ों से आंसर्स को कोरिलेट करते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट, नो डाउट अबाउट इट।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हार्ड चीज़। हार्ड चीज़, तो भाई हार्ड चीज़ का क्या मतलब है? हार्ड चीज़ एक ईडियम है आपका, और इस ईडियम का क्या मीनिंग होगा एज पर द गिवन ऑप्शंस। सो द पहला ऑप्शन है आपका अ प्लेजेंट सिचुएशन, मतलब एक अच्छी स्थिति। ऑप्शन बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब बुरी स्थिति, कठिन स्थिति। ऑप्शन नंबर सी है लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, जब आप अपने आर्ग्यूमेंट को हारने लगे, जब आप अपनी कही गई बात, मतलब जो आप कह रहे हैं, आपका जो पक्ष है वो कमज़ोर पड़ता जाए किसी आर्ग्यूमेंट में, बातचीत में। या फिर क्रिएटिंग नॉनसेंस, तो नॉनसेंस क्रिएट करना, फालतू की बक 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 करना। या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक सही आंसर देख लेते हैं इसका, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा हार्ड चीज़ का। ठीक है, दिए हुए 5 ऑप्शन में तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अ प्लेजेंट सिचुएशन। हार्ड चीज़ का मतलब क्या होता है? प्लेजेंट सिचुएशन। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई कि हार्ड चीज़ प्लेजेंट सिचुएशन कैसे होगी? चलिए आप लोग ऐसे याद रखिए, यदि चीज़ जो है सॉफ्ट है, मान लीजिए आपने चीज़ को हाथ में रखा और वो मेल्ट हो गया, है ना, तो आप उसको घर तक तो ले ही नहीं जा पाओगे, तो वो कैसे सिचुएशन है भाई? टफ है। लेकिन चीज़ यदि हार्ड है, मान लीजिए हार्ड चीज़ दे दिया मैंने आपके हाथ में, तो आपके हाथ में बच्चे से बन भी जाओगे और आप उसे आसानी से घर पर ले भी जाएंगे। तो प्लीजेंट सिचुएशन है, आरामदायक स्थिति, कि आप हार्ड है, कड़क है, आप उसे आसानी से घर ले जा सकते हो। तो आप ऐसे याद रखिए, हार्ड चीज़ मतलब आपके पास एक कठोर सा, थोड़ा सा जमा हुआ चीज़ रख दिया हाथ में और आप उसे आसानी से अपने घर ले जा सकते हैं, मतलब आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है। तो ये हार्ड चीज़ है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग इसे। ठीक है, ये चीज़ें फनी हैं लेकिन हेल्प जरूर करेंगी बच्चों। अगला है, अच्छा सभी बच्चे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 480 पिक्सल पर देखें, एटलीस्ट 480 पिक्सल पर देखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से जो फॉन्ट हैं वो छोटे हैं। ओके, तो वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, बहुत कॉमन सा पुराना सा ये एक ईडियम यहाँ पर है, वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, है ना। वियर हार्ट ऑन स्लीव मतलब अपने दिल को अपने स्लीव्स पर रखना, इसका स्ट्रेट मीनिंग की बात करूँ मैं तो कॉजिंग इरिटेशन, ऑप्शन बी गेटिंग एंग्री, ऑप्शन नंबर सी डिस्प्ले इमोशंस ओपनली, ऑप्शन नंबर डी अनफेयर एट एक्सट्रीम, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दी अबव। तो कौन सा जो है वो सही होगा वियर हार्ट ऑन स्लीप का? काफ़ी बच्चों के आंसर आ गए। चलिए देख लेते करेक्ट आंसर क्या होगा। सही वी आर विद द करेक्ट आंसर एंड दैट इज कॉजिंग इरिटेशन, है ना, किसी तरह का इरिटेशन कॉज करना। क्लियर, किसी तरह का इरिटेशन। देखिए सब चीज़ें गलत जगह पर हो तो हम इरिटेशन होता है ना, जैसे हम शांति से बैठो कोई आके शोरगुल करने लगे तो हम इरिटेशन होगा। तो वैसे भाई हार्ट की जगह कहाँ पर है? स्लीव्स में है क्या? नहीं है ना, मतलब हार्ट गलत जगह पहुँच गया तो क्या होगा? इरिटेशन होगा, तो कॉजिंग इरिटेशन। अगले क्वेश्चन तो अब हम चलते हैं। सो हियर वी आर विद द नेक्स्ट फ्रेज दैट इज सिटिंग ऑन फेंस, है ना। सिटिंग ऑन अ फेंस, फेंस पर बैठ, फेंस पता होगा, फेंसिंग जो करते हैं, जो हम बाउंड्री लगाते हैं, फेंसिंग की हम बात करते हैं, लोहे के तार बांध देते हैं अपनी फील्ड को कवर करने के लिए। तो सिटिंग ऑन फेंस, फेंस पर बैठना, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए ओवर ब्लेमिंग, ओवर ब्लेमिंगली गुड, मतलब ओवर ब्लेमिंग का मतलब होता है एक खुशनुमा तरीके से अच्छा होना, खुशनुमा होना, खुशनुमा तरीके से अच्छा होना। ऑप्शन बी इन अ रेस्ट मोड, आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम से बैठे। ऑप्शन नंबर सी वेन एफर्ट, मतलब ऐसे एफर्ट जिनका कोई आउटकम आपको नहीं मिलने वाला, जिनका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। फिर ऑप्शन नंबर ई रेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक के लिए रेस्ट करना। या फिर ऑप्शन नंबर ई अनडिसाइडेड बिटवीन टू सिचुएशन, मतलब जहां पर आपको डिसीजन नहीं है कि आप क्या करेंगे, हैं। सो सही आंसर है दोस्तों इसका, वो आप सही की स्क्रीन पर ये रहा जो कि ऊपर से गिर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है वो सही है इसका, ओवर ब्लेमिंगली गुड। मतलब आप सोचिए आप फेंसिंग पर बैठे हैं शांति से, धूप अच्छी है, बिल्कुल सूरज दिख रहा है आपको खेत में, है ना। मुड़ेर बोलते हैं हम, जैसे गांव की भाषा में मुड़ेर बोला जाता है ना। आपने देखा होगा दो खेतों के बीच एक पतली सी मिट्टी की वो एक दीवार टाइप होती है छोटी सी, 1-2 फीट की, है ना, जो पार्टीशन करती है दोनों खेतों के बीच का, दोनों फार्म्स के बीच का। तो दैट इज़ व्हाट कॉल फेंसिंग। या फेंसिंग को मॉडर्न तरीके से हमने देखा है कि पिलर्स लगे होते हैं लोहे के या मेटल के, या फिर किसी क्या बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट के पिलर लगे होते हैं और उनके ऊपर तार बंधा होता है ना, जो हमने देखा होगा बॉर्डर्स पर जो फेंसिंग लगी होती है, उस टाइप का कुछ तो भी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट आज की क्लास का खत्म होता है जिसमें हमने देखा था ईडियम एंड फ्रेजेस। दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यदि यहाँ तक की क्लास में मज़ा आया तो जल्दी से लाइव चैट के थ्रू एक बार जल्दी से बताओ कि सर कैसा लगा, फिर से एक बार पढ़ के किस किस को याद हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, किसको नहीं है। मैं लाइव चैट पढ़ रहा हूँ एंड आई विल बी रिप्लाइंग थ्रू लाइव चैट्स ओनली। ठीक है, मैं लाइव चैट के थ्रू ही आप सभी को रिप्लाई भी कर रहा हूँगा। जल्दी से बता दो यार सभी लोग फास्ट। तो चलिए आइए क्विकली जल्दी से एक बार इन्हें और देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए, तो अब आपके पास है भाई एक स्टेटमेंट होगा और उसके लिए वन वर्ड बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है नॉट अपोज टू न्यू आइडियाज़ और वेज ऑफ बिहेविंग दैट आर नॉट ट्रेडिशनल और वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपोज नहीं करता नए आइडिया को और उन चीज़ों को जो ट्रेडिशनल से थोड़े से अलग हैं, है ना। तो इन्हें क्या बोलेंगे आप? कंजर्वेटिव बोलेंगे, लिबरल बोलेंगे, एरिस्टोक्रेटिक बोलेंगे, प्लोटोक्रेटिक बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दी अबव, है ना। तो मतलब वो व्यक्ति जो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और पुरानी विचारधारा को छोड़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? लिबरल बोलते हैं ना। आज सही ने देखा होगा भाई, जो शादी वादी हो रही होती है तो बोलते हैं भाई मुझे लिबरल फैमिली चाहिए। लिबरल फैमिली का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपको थोड़ी सी आज़ादी रहती है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर लड़कियों को मुंह ढक के ही रहना है, या ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर लड़का लड़की जो है या जो कपल है वो अपने घर वालों के सामने बात नहीं कर सकते। तो लिबरल है, लिबरल मतलब थोड़े से आज़ाद, थोड़े से खुले विचारों वाले। अगले क्वेश्चन तब हम चलते हैं। अगला ये रहा, द एक्ट और एन एक्शन ऑफ ग्रास्पिंग विद द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट को ग्रास्प करना, एक्सेप्ट करना, अपने अंदर समाहित करना। इंटेलेक्ट मतलब प्रॉपर्टी राइट। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन बी पेरल, ऑप्शन सी नोशन, ऑप्शन नंबर डी शॉर्वलेस, या फिर ऑप्शन नंबर ई डॉन्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सही की स्क्रीन पर ये रहा है कि द एक्ट और द एक्शन ऑफ ग्रास्पिंग विद द इंटेलेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड करना, चीज़ों को हम कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंड करो, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप उसको पूरी तरह से समझ रहे हैं, अपने अंदर आत्मसात कर ले रहे हैं, बिल्कुल दिल दिमाग तक बिठा ले रहे हैं और चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो आपने उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिया। मतलब जो भी अच्छी चीज़, नॉलेज की चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यदि वो आप तक पहुँच रही है, आप उसे समझ रहे हैं, तो इसे कॉम्प्रिहेंड करना बोलते हैं। अगली क्वेश्चन तब चलते हैं, टू मेक रेस्टोरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्विवेलेंट टू द एक्सपेंस, है ना। टू मेक रेस्टोरेशन ऑफ पेमेंट टू एन इक्विवेलेंट टू द एक्सपेंस, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्नेट बोलते हैं, वेवरिंग बोलेंगे, रिम्बर्स बोलेंगे, रिनेट बोलेंगे, या फिर क्रेनेट बोलेंगे। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप सही की स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग देख पाएंगे कि आपके इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी रिम्बर्स। हम बोलते हैं ना कि देखिए जो भी आपने खर्च किया है उसके बराबर आपको पेमेंट मिल जाना कहलाता है रिम्बर्स। मतलब मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, ठीक है, और आप ऑफिस के काम से किसी दूसरी सिटी गए और आपके 500 रुपये खर्च हो गए फॉर एग्जांपल, तो कंपनी ने आकर आपको वो 500 रुपये दे दिए, तो वो क्या कहलाएगा? रीइंबर्स कर देना। या मान लीजिए आप किसी के घर गए और आपसे कुछ नुकसान हो गया तो आपने उसकी भरपाई कर दी, तो रीइंबर्स उसे बोला जाता है, ठीक है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन, मतलब थोड़ा सा अलग होता है बट ऐसा हम ले सकते हैं उसका टैक्स में। नेक्स्ट है टू मेक एन आर्ग्यूमेंट और कोवेनेंट टू डू और forbear something, to make an agreement और कोवेनेंट टू डू और फॉरवेयर समथिंग। तो इसको क्या बोलेंगे आप? असाइलम बोलेंगे, सिमुलेट बोलेंगे, हार्बर बोलेंगे, प्रो बोलेंगे, या फिर स्टिपुलेट बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आप सही की स्क्रीन पर ये रहा इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, स्टिपुलेट करना। तो टू मेक एन आर्गूमेंट और कॉन्वलेंट टू डू और फॉरवेयर समथिंग इज स्टिपुलेट। अगर नेक्स्ट है ट्रीट विद इर्रेवरेंस और डिसरिस्पेक्ट, किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से ट्रीट करना, है ना, बुरे बर्ताव करना किसी के साथ, उसे क्या बोलेंगे आप? प्रोफेन बोलेंगे, आर्काइक बोलेंगे, है ना, कॉन्सोनेसेंस बोलेंगे, डिसऑनेसेंस बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज, है ना। जल्दी से सभी आंसर दीजिए जब तक यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी आंसर आने वाला है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेन करना, है ना। किसी से डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात करना, गलत तरीके से बात करना कहलाता है प्रोफेन करना उस व्यक्ति को। अगला है एन एक्ट ऑफ वरी, डिस्टर्ब और अपसेट, है ना। जब आप थोड़े से परेशान हो, थोड़े से डिस्टर्ब हो, थोड़े से अपसेट हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, अपसेट हो जाएं, तो इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है, सभी को बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा, है ना। क्या बोलते हैं हम इसे? बॉदरेशन बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? बॉदरेशन बोलते हैं, ठीक है। जब आप ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको परेशानियां हो, मतलब जैसे कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बाद में बॉदरेशन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको टॉन्ट करेंगे कि आपने सही टाइम पर पढ़ा नहीं, आप खुद को, है ना, खुद को गिल्टी फील कराओगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी। आगे बढ़ते हैं। लैकिंग स्ट्रेंथ, विटैलिटी और इफेक्टिवनेस, इस पूरे वर्ड के लिए, इस पूरे सेंटेंस के लिए वन वर्ड क्या होगा? दैट लैकिंग स्ट्रेंथ, ऐसा फील करना है कि आप में शक्ति की कमी हो गई है, विटालिटी या फिर इफेक्टिवनेस आपकी कम हो गई, तो उस सिचुएशन को आप वन वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टिंगी के थ्रू, या कॉन्वेलेसेंट के थ्रू, या फिर फ्लैबी, या फिर गट्सी, या फिर कॉन्वेनेंट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
वो आप सही की स्क्रीन पर ये रहा। इस पर्टिकुलर फ्रेज के लिए, इस पर्टिकुलर वन वर्ड के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फ्लैबी। फ्लैबी मतलब एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आप फील करें कि यार मुझ में ताकत की कमी आ गई है, या इस तरह का कुछ तो भी। अगला आपके लिए ये रहा कि द रिडक्शन और रिमूवल ऑफ अ नॉनसेंस, है ना, मतलब आप रिडक्शन कर दें या हटा दें नॉनसेंस को, फालतू की चीज़ों को हटा देना सही जगह से क्या कहलाएगा? इविक्शन कहलाएगा, अबैटमेंट कहलाएगा, लीनिंट कहलाएगा, सीवियर कहलाएगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए जो है हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर रहा, बी, अबेटमेंट जो है ना, फालतू की चीज़ों को हटाना क्या कहलाता है? अबेटमेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, द एक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग समथिंग फॉर बेटर, मतलब चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज कर देना, उन्हें अच्छा करने के लिए, किसी भी तरह के इस एक्ट के लिए, उसे क्या बोलेंगे आप? माइंस बोलेंगे, रीज बोलेंगे, जिगर बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, या फिर मीनियक बोलेंगे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सही की स्क्रीन पर ये रहा। इसका आप क्या बोलेंगे? रीजिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही होगा। अगला आपका ये रहा, रिक्वायरिंग डीप थॉट और विजडम, है ना, जब आपको रिकरिंग डीप थॉट और विजडम, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था उसको, रिकरिंग डीप थॉट और विजडम, तो क्या होगा इसका सही? विम होगा, प्रोफंड होगा, ऑस्टॉन्डेड होगा, स्ट्रिकन होगा, या फिर ब्लिस होगा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वास्तविक स्क्रीन पर ये रहा, आप इसे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेज के लिए। तो ऑप्शन बी, प्रोफंड जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा होगा आज के रिवीजन में। आज हमने 10 ईडियम और 10 फ्रेज, जी हाँ 10 ईडियम और 10 फ्रेज जो हैं वो हमने कर दी। और अब यहाँ से डेली आपको, मतलब हर वीक आपको 2 रिवीजन क्लासेस जो हैं वो मिला करेंगे, सो दैट यू कैन ईजीली रिवाइज योर वट एवर यू हैव लर्न थ्रू आउट द 8 मंथ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।